नमस्कार दोस्तों। मैं आपका छोटा भाई रमेश बाबू अमेजिंग स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। आज की कहानी है भूतिया साइकिल। चलिए मैं शुरुआत से अंत का सफर करवाता हूं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धवलपुर में समय जैसे थम गया था। मिट्टी के घर, पगडंडियों से होते हुए गुजरती बैलगाड़ियां और हर रोज मंदिर की घंटियों के साथ जागता गांव। यहाँ के लोग सीधे सादे, परंपराओं से बंधे हुए और अजनबियों को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग लोग हर शाम इकट्ठा होते, बीड़ी जलाते और पुरानी कहानियां दोहराते। खासकर एक कहानी जो पीढ़ियों से धवलपुर के बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी, लाल साइकिल वाली आत्मा की कहानी। रोज की शाम की तरह आज भी लाल साइकिल वाली आत्मा की कहानी सुनाई जा रही थी। सुनो रे छोटू, एक बुजुर्ग ने आंखों में डर और रहस्य लिए कहा, उस लाल साइकिल को कभी मत छूना, चाहे वो कितनी भी चमचमाती क्यों ना लगे। रात के समय अगर किसी ने घंटी बजती सुनी तो समझ लेना कि मुसीबत बस पास ही है। पर दादाजी, साइकिल में ऐसा क्या है? छोटू ने पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराया नहीं, बल्कि चुप हो गया। एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्योंकि वो साइकिल नहीं, किसी का इंतजार कर रही एक आत्मा है। इसी गांव में 22 वर्षीय आरव अपने ननिहाल आया था। शहरी लड़का जो गांव की परंपराओं को मजाक में उड़ाता था। उसने कहानी सुनी, हंसा और बोला, दादी, ये सब ढकोसले हैं, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। उसकी दादी ने सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, हर बात में मजाक नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं जिनसे खेलने का अंजाम बड़ा बुरा होता है। लेकिन आरव को किस्से कहानियों से डर नहीं लगता था। उसके लिए यह महज एक रोमांचक अनुभव था। तीसरी रात गांव में आरव को नींद नहीं आ रही थी। बाहर की हवा अजीब सी थी। दूर से किसी साइकिल की घंटी की आवाज आई। टिंग टिंग। उसने खिड़की से झांका और देखा कि गांव के पुराने कुएं के पास एक लाल रंग की साइकिल खड़ी थी। बिल्कुल वैसी जैसी कहानी में थी। न कोई आदमी, न कोई हलचल, बस वो अकेली साइकिल। आरव मुस्कुराया। तो ये है तुम्हारा भूत? चलो जरा नजदीक से देखते हैं। आरव चुपचाप घर से निकला, टॉर्च और मोबाइल लेकर कुएं तक पहुंचा। लाल साइकिल वहीं थी। उसकी चमक ऐसी थी जैसे कल ही खरीदी गई हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और हैंडल पकड़ा। टिंग। घंटी अपने आप बजी। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। आरव ने साइकिल को उठाया, उस पर बैठा और कहा, चलो भूतनी, मुझे डराओ जरा। जैसे ही उसने पैडल मारा, हवा ठंडी हो गई। साइकिल खुद ब खुद चलने लगी और आरव का नियंत्रण छूटने लगा। अरे, ये क्या? आरव चिल्लाया। साइकिल सीधी चली जा रही थी, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे थाम लिया हो। साइकिल गांव के बाहर की सुनसान झील की ओर बढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, कुत्तों की डरावनी आवाजें और दूर मंदिर से आती घंटियों की धीमी ध्वनि। झील के पास साइकिल एकाएक रुक गई। आरव हांफता हुआ उतरा। ये क्या था? उसने जमीन पर बैठते हुए कहा। तभी उसके कानों में किसी लड़की की हंसी गूंजने लगी। हाँ 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 हाँ। वो आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। आरव कांपने लगा। उसके सामने झील के पानी में एक लड़की का प्रतिबिंब उभरा। लंबे बाल, सफेद कपड़े और खून से सना चेहरा। साइकिल अच्छी लगी, वो बोली। सुबह होते ही गांव में खलबली मच गई। आरव गायब है, दादी चिल्लाई। लोगों ने खोज शुरू की। खेत, जंगल, तालाब, सब छान मारे। अंत में उन्हें आरव झील के किनारे बेहोश मिला और पास में वही लाल साइकिल खड़ी थी। आरव की आंखें खुलीं, पर अब वो वही आरव नहीं था। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे किसी और की आत्मा उसमें समा गई हो। गांव के लोग साइकिल को फिर कुएं के पास छोड़ आए। लेकिन उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं बढ़ गईं। बच्चों का गायब होना, साइकिल की घंटी रातों को बजना और आरव का बदलता व्यवहार। कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच जो अब धवलपुर को निगलने वाला था। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। गांव लौटने के बाद वो न बोलता, न किसी से आंख मिलाता। कभी कभी रात में उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती और होंठ बुदबुदाते, मानो किसी और से बातें कर रहा हो। उसकी दादी ने देखा कि आरव अपनी उंगलियों से जमीन पर अजीब चिन्ह बनाता है, पुराने जमाने की लिपि जैसी, जो गांव में किसी को समझ नहीं आती। ये लड़का अब हमारा नहीं रहा, पंडित रामकिशोर ने कहा। इस पर किसी भटकती आत्मा का साया है। एक रात गांव की चौपाल में फिर घंटी बजी।
टिंग टिंग। लोग दौड़ पड़े। कुएं के पास वही साइकिल वापस थी, पर इस बार साइकिल के हैंडल पर एक पुराना चिट्ठा बंधा था। सड़े कागज पर खून से लिखे शब्द, जो मेरा अधूरा रह गया उसे पूरा करो, वरना हर रात एक प्राण लूंगी। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, राधा। गांव में सन्नाटा फैल गया। राधा? वो तो 20 साल पहले मर चुकी थी, एक बुजुर्ग ने कहा। धवलपुर की सबसे सुंदर लड़की राधा 20 साल पहले गांव के ही एक लड़के मोहन से प्रेम करती थी। दोनों एक ही साइकिल पर खेतों से मंदिर जाया करते। वो साइकिल वही लाल साइकिल थी, पर मोहन के घरवालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात राधा ने मोहन के साथ भागने की कोशिश की। उसी साइकिल पर दोनों निकले, लेकिन गांव के लोगों ने पीछा किया। साइकिल झील के पास गिरी मिली और राधा गायब। अगले दिन झील में उसकी लाश मिली। चेहरा कुचला हुआ था, आंखें फटी हुईं और होंठों पर अब भी एक अधूरी मुस्कान थी। मोहन ने कभी कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद उसने फांसी लगा ली। तब से वो साइकिल गांव में शापित हो गई। एक रात आरव के कमरे से हल्की सी रोशनी आई। दादी चुपचाप अंदर गईं। देखा कि आरव कुछ लिख रहा था, पर उसकी आंखें बंद थीं। पास जाकर देखा, वो एक पुरानी कॉपी में कुछ लिख रहा था और भाषा अजीब थी। अगली सुबह कॉपी पंडित जी के पास लाई गई। ये प्राचीन ब्रज भाषा है, पंडित रामकिशोर बोले, और ये किसी मृत आत्मा की पीड़ा है। मुझे न्याय चाहिए। वो रात अधूरी रह गई। मेरी आत्मा अब भी उसी झील में भटक रही है। साइकिल मेरा वाहन है, पर अब वो मेरे श्राप का प्रतीक है। जो सच्चा प्रेमी होगा वही मुझे मुक्त कर सकेगा। अगले ही दिन गांव के एक लड़के रिंकू की लाश खेत में मिली। चेहरा झील की तरह गीला, गले पर साइकिल की चेन के निशान। फिर हर रात साइकिल की घंटी बजने लगी। लोग डर से घरों से निकलना बंद कर चुके थे। पंचायत ने फैसला किया, साइकिल को आग में जलाया जाएगा। रात को साइकिल कुएं के पास लाई गई, उस पर तेल डाला गया और आग लगाई गई। लेकिन साइकिल नहीं जली, बल्कि जलती लकड़ियां खुद बुझने लगीं और साइकिल की घंटी एक बार फिर बज उठी। टिंग टिंग। एक और चिट्ठी मिली, मुझे जलाओ नहीं, मेरा अधूरा प्रेम पूरा करो। गांव अब सिहर उठा। आरव अब खुलेआम लड़की की आवाज में बोलने लगा, मैं राधा हूं। मोहन कहाँ है? मुझे मेरी अंतिम यात्रा पूरी करनी है। इस गांव ने मुझे मारा है, अब मैं गांव को नहीं छोड़ूंगी। लोग डर के मारे मंदिर में रातें बिताने लगे। गांव के एक कोने में 30 वर्षीय नीलेश नामक युवक रहता था, मोहन का भतीजा। उसे बचपन में मोहन की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया था। अब नीलेश सामने आया। अगर राधा की आत्मा को शांति चाहिए, तो मुझे उस रास्ते पर जाना होगा जहां वो अधूरी रह गई थी। पंडित जी बोले, पर साइकिल पर कोई बैठा तो आत्मा उसके भीतर समा सकती है। नीलेश मुस्कुराया, तो यही मेरी नियति है। नीलेश ने लाल साइकिल को उठाया, ठीक उसी तरह जैसे मोहन और राधा ने किया था। आरव, जिसमें अब राधा की आत्मा थी, बोला, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे मुक्त कर सकोगे। दोनों ने झील की ओर यात्रा शुरू की। झील की हवा ठंडी थी, चारों ओर चुप्पी, पर अचानक एक सफेद परछाई हवा में उभरी। राधा की आत्मा। वो मुस्कुराई। नीलेश ने कहा, राधा, चलो तुम्हें छोड़ आता हूं वहां जहां तुम्हारा प्रेम अधूरा रह गया था। साइकिल खुद ब खुद चलने लगी। झील के पास पहुंचते ही आरव बेहोश हो गया। राधा की आत्मा झील के ऊपर मंडराई और धीरे धीरे जल में समा गई। साइकिल वहीं झील के किनारे गिर गई। रात शांत थी। पहली बार बिना घंटी के। राधा की आत्मा के शांत होने के बाद गांव में एक सुकून सा लौट आया। 3 रातें बिना किसी साइकिल की घंटी के बीती। लोग सोचने लगे कि शायद अब वो भयावह कहानी खत्म हो चुकी है। आरव अब सामान्य हो गया था। उसे कुछ याद नहीं था। मैं झील तक कैसे पहुंचा? उसने दादी से पूछा। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस माथे पर हाथ रखकर बोली, भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत है। तीसरी रात आरव ने एक सपना देखा। राधा झील में खड़ी थी। उसके होंठ कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। पीछे कोई छाया खड़ी थी, काली, बड़ी और साइकिल की चेन से बंधी। अचानक राधा की आंखें डर से फट गईं और वो गहरे पानी में समा गई। मुझे मोक्ष नहीं मिला। आरव की नींद खुली, पसीने से तर। पंडित रामकिशोर ने सपना सुनकर माथा पकड़ लिया। हमने एक बड़ी भूल की है, उन्होंने कहा।
हमने राधा की आत्मा को मुक्त समझा, पर असल में उसकी आत्मा को किसी और शक्ति ने बांध रखा है। कौन सी शक्ति? दादी ने पूछा। पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, राधा की मौत सिर्फ प्रेम के कारण नहीं हुई थी। उसके साथ बलात्कार किया गया था और ये गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने मिलकर उसे मार डाला था। मोहन को इसलिए चुप करवा दिया गया ताकि राज दफन हो जाए। नीलेश, जिसने साइकिल की अंतिम यात्रा की थी, अब बेचैन रहने लगा था। एक रात उसने भी झील के पास कुछ अजीब आवाजें सुनी। नीलेश, मुझे न्याय दो। उसने देखा कि झील के बीचों बीच एक रोशनी उठ रही थी, जैसे कोई आत्मा बाहर आना चाहती हो। साथ ही एक और आवाज आई, बहुत गहरी और डरावनी। वो मेरी है, राधा अब मेरी है। पंडित जी ने पुरानी पंचायत की किताबें खोली और पाया कि राधा के समय के 5 आदमी अब भी जीवित हैं। अब बूढ़े, लेकिन कभी गांव के सबसे ताकतवर थे। 1. सुरेश चौधरी, पूर्व सरपंच 2, बलवीर ठाकुर, जमींदार 3, हरनाम सिंह, मंदिर का पुजारी 4, रतन लाल, स्कूल शिक्षक 5, मोती काका, गांव का वैद्य। उन सभी ने कभी मिलकर राधा को सबक सिखाने की साजिश रची थी। अब गांव में नया डर फैलने लगा। पहले रतन लाल गायब हुए, उनका खून साइकिल की चेन से लथपथ मिला। फिर मोती काका की लाश झील के पास उलटी लटकी मिली। उसके ऊपर लिखा था, उसने मेरा दर्द नहीं समझा। गांव के लोग सन्न रह गए। पंडित जी ने कहा, यह राधा की आत्मा नहीं कर रही, ये कोई और शक्ति है जिसने उसके न्याय की आड़ में बदला लेना शुरू किया है। आरव अब फिर अजीब हरकतें करने लगा था। वो आधी रात को नींद में चल पड़ता और एक ही बात कहता, मुझे छोड़ दो, मैं मोक्ष चाहती हूं। एक रात उसने झील की ओर दौड़ लगा दी। नीलेश और कुछ ग्रामीणों ने उसे रोक लिया। झील के पास फिर वही लाल साइकिल दिखी, पर अब वो टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे पीटा हो। साइकिल के पीछे एक चिट्ठी लगी थी, तुमने मेरी सवारी छीन ली, अब मैं तुम्हारी आत्मा छीन लूंगा। पंडित जी ने गांव के बाहर एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया, भैरवनाथ। भैरवनाथ ने झील के पास साधना की और पाया, ये सिर्फ आत्मा का मामला नहीं है। राधा की मौत के समय जो पीड़ा थी, उसे किसी शैतानी शक्ति ने पकड़ लिया। अब वो शक्ति राधा की पीड़ा के सहारे प्रेत रूप में जन्म ले चुकी है। नाम है झील का दैत्य। तांत्रिक भैरवनाथ ने कहा, राधा की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसके सच्चे प्रेम की शक्ति चाहिए, पर मोहन मर चुका है।